नमस्कार। आज हम यूरो न्यूज़ के 16 सितंबर 2025 के बुलेटिन को देख रहे हैं। इसमें दुनिया भर से कई अहम खबरें हैं। हमारा इरादा है कि इन खबरों को थोड़ा खोलकर समझें, इनके बीच के कनेक्शन देखें और ये क्यों मायने रखती हैं, इस पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत यूरोप से। खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन मतलब ईयू इजराइल से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने का सोच रहा है। हाँ, और ये गाजा युद्ध के जवाब में ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल। ईयू की जो विदेश नीति प्रमुख हैं काया कलस, उन्होंने यूरोन्यूज को बताया भी है। प्रस्ताव है कि इजराइल के साथ जो उनका एसोसिएशन समझौता है, उसका व्यापार वाला हिस्सा निलंबित कर दिया जाए। अच्छा। और आंकड़े देखें तो 2024 में ईयू इजराइल व्यापार था करीब 42.6 बिलियन यूरोस। काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इसका 37% हिस्सा इसी समझौते के तहत तरजीही शर्तों पर था। तो मतलब लगभग 15-16 बिलियन यूरो के व्यापार पर अब नए शुल्क लग सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब असली पावर प्ले दिखता है। इजराइल के लिए ये आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन देखो, इसे लागू करने के लिए यूरो सदस्य देशों का वो योग्य बहुमत चाहिए होगा। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है ना। हाँ, मतलब सिर्फ ज्यादा देश सहमत हों वो काफी नहीं। जर्मनी, इटली जैसे जो बड़े देश हैं आबादी के हिसाब से, उनका समर्थन बहुत जरूरी है। और इन्होंने पहले भी इजराइल के खिलाफ प्रस्तावों को रोका है। तो ये इतना सीधा नहीं है। सही कहा। और शायद इसीलिए काया कलस सदस्य देशों से पूछ भी रही हैं कि भाई, अगर आप लोग इस कड़े कदम का समर्थन नहीं करते तो फिर क्या करें, मतलब हालात की गंभीरता को देखते हुए और क्या विकल्प है। हाँ, एक तरह से गेंद उनके पाले में डाल दिए। क्या लगता है, ये दबाव कुछ काम करेगा? कहना मुश्किल है अभी, पर हाँ, ये ईयू के आर्थिक दबदबे का एक उदाहरण जरूर है। देखो, वो इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाँ, ये तो है। तो ये दिखाता है कि कैसे व्यापार को भी एक कूटनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब राजनीतिक रास्ते बंद दिख रहे हों। अब देखना यह है कि जर्मनी, इटली जैसे देश आर्थिक हितों और अपने राजनीतिक स्टैंड के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इसी बीच जमीन पर जो हो रहा है वो और भी गंभीर होता जा रहा है। सोमवार रात गाजा शहर पर भारी इजरायली बमबारी की खबरें आईं। हाँ, और इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल गट्स, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा जल रहा है और मिशन पूरा होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इजराइल ने शहर में, मतलब गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर में जमीनी हमला तेज कर दिया है। और शायद इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री मारूबिया ने चेतावनी दी है कि बातचीत से समझौते के लिए वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। शायद कुछ दिन या हफ्ते ही बचे हैं। उनकी बातों में एक अर्जेंसी साफ दिख रही है। हाँ, और अमेरिका की ये जो बेचैनी है, ये जाहिर करती है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है और जमीनी हमले के और फैलने का खतरा कितना बड़ा है। अगर इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मारूबिया कतर जा रहे हैं और वहां पिछले हफ्ते दोहा में जो इजरायली हमला हुआ था उसको लेकर काफी नाराजगी है। हाँ, वो जिसमें कहा गया था कि हमास अधिकारी निशाना थे, लेकिन हमला रिहायशी इलाके में हुआ और इसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सबने कड़ी निंदा की है। तो कूटनीतिक दबाव भी बना हुआ है। और ये लड़ाई सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुक रही है। यमन की राजधानी सना, वहां पिछले हफ्ते जो कथित इजरायली हमले हुए, उनमें 31 यमनी पत्रकार मारे गए। उनके लिए अंतिम संस्कार हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। 31 पत्रकार, बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, खबरों के मुताबिक ये हमले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए थे। लेकिन यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कुछ और कहना है। हाँ, उनका कहना है कि मिसाइलें रिहायशी इलाकों, एक गैस स्टेशन और एक सैन्य ठिकाने पर भी गिरी। दर्जनों मौतें हुई। अच्छा, और ये हमला हुआ कब था, मतलब इसके पीछे कोई वजह? हाँ, ये हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल के एक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया था, उसके बाद हुआ। अच्छा, तो ये एक तरह का बदला था, टिट फॉर टैट। हाँ, उस हूती ड्रोन ने इजरायली एयर डिफेंस को भी पार कर लिया था। एक इमारत को नुकसान हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ। तो ये घटनाएं मतलब साफ दिखाती हैं कि कैसे गाजा का संघर्ष पूरे क्षेत्र में तनाव फैला रहा है। इसमें कई अलग अलग एक्टर्स शामिल हो गए हैं। और हूती विद्रोहियों ने तो कह दिया है कि जब तक गाजा पर हमला नहीं रुकता, वो इजराइल को निशाना बनाते रहेंगे। हाँ, और ये संघर्ष अब अपने दूसरे साल में पहुंच गया है और फैलता ही जा रहा है। बिल्कुल।
मध्य पूर्व में तो तनाव है ही, लेकिन यूरोप के दूसरे कोने में यूक्रेन में भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार सुबह की खबर है, रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी शहर ज़ापोरिजिया पर कई हमले किए। उफ। इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है और 18 घायल हैं, और घायलों में 2 बच्चे भी हैं। एक की उम्र सिर्फ 4 साल बताई जा रही है। हे भगवान। वहां के गवर्नर हैं इवान फेडोरोव। उनके मुताबिक शहर पर कम से कम 10 हमले हुए और निशाना ज्यादातर नागरिक ठिकाने थे। घरों और इमारतों में आग लगने की तस्वीरें भी आई हैं। मतलब साफ है कि रूस लगातार नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। युद्ध की मानवीय कीमत बढ़ती ही जा रही है। और सिर्फ ज़ापोरिजिया ही नहीं, राजधानी कीव के पास एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। और खार्किव में भी। हाँ, उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में एक शिक्षण संस्थान को निशाना बनाया गया। वहां भी कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि युद्ध लगातार चल रहा है और आम लोग पिस रहे हैं। और पूर्वी यूरोप में एक अलग तरह का तनाव दिख रहा है। पोलैंड की सुरक्षा सेवा ने वॉर्सो में सरकारी इमारतों के ऊपर एक ड्रोन उड़ता पाया, उसे निष्क्रिय किया है। अच्छा, किसी ने भेजा था? हाँ, प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि इस मामले में 2 बेलारूसी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बेलारूस से? और ये हुआ भी ऐसे समय पर है जब पोलैंड ने कुछ ही घंटे पहले आरोप लगाया था कि बुधवार सुबह रूस से आए 19 ड्रोनों ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। तो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। हाँ, और इसके जवाब में सिर्फ बातें नहीं हो रही बल्कि एक्शन भी दिख रहा है। जैसे यूक्रेन ने कहा है कि वो ड्रोन रोकने की ट्रेनिंग देने के लिए पोलैंड एक टीम भेजेगा। अच्छा, मदद के लिए? हाँ, और नेटो के जो महासचिव हैं मारुता, उन्होंने ईस्टर्न सेंचुरी नाम के एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका मकसद है रूस की तरफ से ऐसी घुसपैठ रोकना और पोलैंड के साथ एकजुटता दिखाना। तो मतलब नेटो भी इसे गंभीरता से ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं। चलिए अब थोड़ा कूटनीति की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। ये उनका दूसरा राजकीय दौरा होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हाँ, दूसरा स्टेट विजिट। इस दौरे में विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स III मेजबानी करेंगे, एक राजकीय भोज होगा और प्रधानमंत्री कीर स्टामर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी है। ट्रंप गुरुवार तक रहेंगे। और सुरक्षा इंतजाम भी काफी कड़े होंगे, जाहिर है। हाँ, ब्रिटेन के सबसे बड़े सुरक्षा अभियानों में से एक बताया जा रहा है इसे। लेकिन सिर्फ रस्में ही नहीं होंगी, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होगा। हाँ, खबरें हैं कि दोनों देशों के अधिकारी तकनीक और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर समझौतों को अंतिम रूप देंगे। तो ये यात्रा अमेरिका ब्रिटेन के मजबूत रिश्तों को भी दिखाती है। हाँ, और राष्ट्रपति ट्रंप दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की कब्र पर श्रद्धांजलि भी देंगे। उन्होंने ही 2019 में उनके पहले दौरे पर उनका स्वागत किया था। एक निजी पल भी होगा। ब्रिटेन दौरे के साथ साथ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप एक और वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और उसके 4 पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा किया है। मानहानि का कितना? $15 अरब का। 15 अरब बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ट्रंप का आरोप है कि अखबार डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज बन गया है और उनके खिलाफ एक सोची समझी मीडिया मुहिम चला रहा था। अच्छा, किस आधार पर? फ्लोरिडा में ये मुकदमा दायर हुआ है। इसमें 2024 चुनाव जो ट्रंप ने जीता था, उससे पहले छपे कई लेखों और टाइम्स के 2 पत्रकारों की किताब का जिक्र है। आरोप ये है कि अखबार ने उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस का पक्ष लिया था। और ये मुकदमा न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि व्हाइट हाउस से उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी मिली है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी। वो जेफरी एप्स्टीन वाले नोट को लेकर है ना? हाँ, उसी कथित नोट की रिपोर्टिंग को लेकर धमकी मिली थी और ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर भी उसी नोट के बारे में खबर ब्रेक करने के लिए $1 अरब का अलग मुकदमा किया है। बाप रे! तो ये राष्ट्रपति और मीडिया के बीच टकराव का एक नया लेवल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ कहा इस पर? अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई है उनकी तरफ से। देखना होगा ये मामला कहां तक जाता है। अमेरिका से एक और बड़ी खबर है और ये थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका में टिकटॉक को चालू रखने के लिए चीन के साथ एक समझौता हो गया है। टिकटॉक वो तो बैन होने वाला था ना? हाँ, वही। उन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कोट अनकोट, एक खास कंपनी पर भी समझौता हो गया है जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते हैं। नाम तो नहीं लिया, पर इशारा साफ है। ये तो बड़ा यू टर्न है। पहले तो काफी सख्त रुख था टिकटॉक को लेकर। हाँ, बिल्कुल।
चिंता यही थी कि ये ऐप यूजर्स का डेटा इकट्ठा करके अपनी चीनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को भेजता है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उस डेटा तक पहुंच हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया गया था। और शर्त थी कि कोई अमेरिकी कंपनी इसे खरीद ले वरना बैन। हाँ, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये समझौता तब हुआ जब अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधिमंडल व्यापार समझौते पर बात करने के लिए यूरोप में मिले थे। अच्छा, तो व्यापार वार्ता के दौरान ये भी तय हो गया, ऐसा लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे और जोर दिया कि रिश्ते बहुत मजबूत हैं। तो पर्दे के पीछे लगता है कुछ बड़ी डील हुई है। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। अब जरा मनोरंजन जगत की तरफ चलते हैं, लेकिन खबर दुखद है। हॉलीवुड के महान अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओह, रॉबर्ट रेडफोर्ड बहुत बड़े कलाकार थे। हाँ, यूटा में उनके घर पर नींद में ही उनका निधन हुआ। 1970 के दशक के तो वो डिफाइनिंग स्टार्स में से एक थे। बिल्कुल। बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन, द स्टिंग, आउट ऑफ अफ्रीका, कितनी ही यादगार फिल्में। द स्टिंग के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था उन्हें। सिनेमा के लिए वाकई एक बड़ी क्षति है। हाँ, और उनकी विरासत सिर्फ एक्टिंग तक नहीं थी, निर्देशन में भी उन्होंने कमाल का काम किया। हाँ, उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म ऑर्डिनरी पीपल, बिल्कुल 1980 में उसे बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर समेत 4 ऑस्कर मिले थे। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा योगदान वो था जो उन्होंने इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए किया। सही कहा, उन्हें इंडिपेंडेंट सिनेमा का गॉडफादर या पैरोकार माना जाता है। सनडांस फिल्म फेस्टिवल, हाँ, सनडांस, उसकी सह स्थापना उन्होंने ही की थी। और आज वो दुनिया भर की इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए कितना बड़ा मंच है। बिल्कुल, एक सच्ची लेजेंड का जाना। और अंत में सांस्कृतिक जगत से एक और विवाद की खबर। स्पेन ने घोषणा की है कि अगर इजरायल 2026 के यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है तो स्पेन उसमें भाग नहीं लेगा। अच्छा, स्पेन भी? पहले भी कुछ देशों ने कहा था ना। हाँ, ये 5वां देश है। इससे पहले नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, आइसलैंड और आयरलैंड भी बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन स्पेन का शामिल होना खास है। हाँ, खास इसलिए है क्योंकि स्पेन प्रतियोगिता के बिग 5 में से है। मतलब वो 5 देश जो सबसे ज्यादा आर्थिक योगदान देते हैं, उनमें से ये पहला है जिसने ये कदम उठाया है। और ये विरोध जाहिर है गाजा में चल रहे सैन्य अभियान की वजह से। बिल्कुल। पिछले हफ्ते ही 70 से ज्यादा पूर्व यूरोविजन प्रतियोगियों ने एक खुला पत्र लिखकर इजरायल को बाहर करने की मांग की थी। तो आयोजकों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने क्या कहा है? पहले तो आयोजकों ने कहा था कि वो किसी भी बहिष्कार के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आयोजकों ने इस्राएल को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम कैसा? कि या तो आप हट जाएं या फिर तटस्थ झंडे के नीचे हिस्सा ले। तो ये दिखाता है कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच भी राजनीतिक तनावों से बच नहीं पाते। बिल्कुल, ये भी दबाव बनाने का एक जरिया बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने इस बुलेटिन के जरिए दुनिया भर की कई अहम घटनाओं पर एक नजर डाली। हाँ, हमने देखा कि कैसे ईयू और इजराइल के बीच व्यापार को लेकर तनाव है, गाजा और यमन में संघर्ष गहरा रहा है, यूक्रेन युद्ध जारी है, पूर्वी यूरोप में नाटो की सक्रियता बढ़ी है, अमेरिकी राष्ट्रपति का ब्रिटेन दौरा और उसकी मीडिया से लड़ाई, टिकटॉक पर एक संभावित डील और रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसे दिग्गज का निधन, और यूरोविजन का विवाद। ये सारी खबरें एक ही बात दिखाती हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। बिल्कुल। मध्य पूर्व का संकट यूरोप के व्यापार और संस्कृति पर असर डाल रहा है। रूस के कदम नाटो और पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, और अमेरिका में जो राजनीतिक और तकनीकी उठापटक हो रही है उसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और आज हमने जिन अलग अलग घटनाओं की बात की, उन्हें देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? कि देखो, जिस तेजी से दुनिया का ये भू राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक नक्शा बदल रहा है, उसमें जानकारी रखना, अलग अलग नजरियों को समझना, ये कितना जरूरी हो गया है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। और एक बात और सोचने वाली है कि ये जो बड़े वैश्विक बदलाव हो रहे हैं, इनका हमारे अपने समुदायों पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? शायद सीधा न दिखे, पर अप्रत्यक्ष असर तो होता ही होगा। इस पर शायद सोचना चाहिए।